नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बन गया है, बल्कि कांग्रेस क्यों कहें, विपक्ष के कई दलों के गले की फांस बन गया है। और ये ऐसा मुद्दा है जो ना उगला जाए ना निगला जाए। इसका न खुलकर विरोध कर सकते हैं और खुलकर समर्थन करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। और वो मुद्दा है महिला आरक्षण का। अब आप देखिए कि 2023 में नारी वंदन विधेयक जो है संसद में पेश हुआ, लगभग आम सहमति से पास हो गया, कानून बन गया। उस समय कांग्रेस का स्टैंड क्या था कि इसको अभी लागू कीजिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इन्होंने कानून तो बना लिया लेकिन 10 साल तक लागू नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि भाई कानून बना लिया, महिलाएं कब तक इंतज़ार करेंगी, 13 साल से इंतज़ार कर रही थी। आखिर महिलाओं को कब तक सरकार इंतज़ार कराएगी, उनकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी कब बढ़ेगी। और राहुल गांधी ने तो जो बात कही, आज जो बोल रही है कांग्रेस पार्टी, उससे तुलना करके देखिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जनगणना और परिसीमन के नाम पर महिला आरक्षण को लागू करने से रोकना ये गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बिल का आधार ही निराधार है। क्यों? उन्होंने कहा कि पुरानी गणना के आधार पर, पुरानी संख्या के आधार पर आप इसको कैसे लागू कर सकते हैं। उनका मतलब था कि जनगणना जो है 2011 के बाद नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि भाई 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो भी नई जनगणना या परिसीमन के बाद नहीं हुआ था, तो वो भी पुराने आंकड़े के आधार पर हुआ था, एक बात। और दूसरी बात, जब 2023 में आप कह रहे थे कि नहीं 2024 के चुनाव से लागू कीजिए, तब क्या नए आंकड़े आ गए थे? जनगणना हो चुकी थी, परिसीमन हो चुका था, तब आप ये तर्क दे रहे थे। हालांकि यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी उस समय कह रही थी कि जनगणना और परिसीमन होने के बाद फिर जो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए वो लागू किया जाएगा। अब सरकार कह रही है कि 2029 के चुनाव से इसे लागू किया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। तो सरकार का तर्क यह है कि परिसीमन का काम 2029 के चुनाव से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। जनगणना तो हो जाएगी लेकिन परिसीमन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर परिसीमन का इंतज़ार करेंगे तो 2029 के चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। अब ये सीटों की संख्या पर फ्रीज लगा हुआ है 1971 से। पहले 26 साल के लिए लगाया गया, फिर अटल जी की सरकार के समय में इसको फिर बढ़ाया गया। दक्षिण के राज्य इसको फिर से बढ़ाने की मांग कर रहे थे जब ये विधेयक आया, तब भी। अब विधानसभाओं और लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 50% सरकार बढ़ाने जा रही है। तो दक्षिण के राज्यों का जो सबसे बड़ा ऐतराज़ था कि हमने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया, इसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए कि उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के आधार पर उनके सदस्यों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा हो जाए, हमारी कम हो जाए। दरअसल ये तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। ये ठीक है कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी बड़ा योगदान किया, लेकिन ये भी बात सही है कि उसका उनको इकोनॉमिक डिविडेंड मिला। उत्तर भारत और पश्चिम भारत के मजदूर वहाँ काम करने के लिए गए, वहाँ की इकॉनमी में योगदान किया। आपके पास जनसंख्या कम थी तो इसलिए मजदूर नहीं थे, कामगार नहीं थे। तो ये उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लोगों ने, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, उन्होंने आके आपकी इकॉनमी को आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि सब आपको घाटा ही घाटा रहा। एक बात। दूसरी बात, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अनुपात नहीं बदलेंगे हम। मतलब जो अनुपात अभी है सीटों का दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में, वही बना रहेगा नई व्यवस्था के बाद भी। यानी उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या अभी 80 है, वो 120 हो जाएगी। और जब 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, तो तमिलनाडु में पुदुचेरी को भी जोड़ दें अगर, तो 40 सीटें हैं, तो ये बढ़ने के बाद 80 हो जाएंगी। तो वो अनुपात जो है 1.5 का बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में 120 हो जाएगी और तमिलनाडु में 60 हो जाएगी। यानी 1.5 जो सीटें हैं, 50% जो इंक्रीज़ है, वो फॉर्मूला हर प्रदेश में उसी तरह से लागू होगा।
तो इसलिए किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। डीएमके ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन वो बना नहीं पाई, क्योंकि सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया, ये आश्वस्त किया कि अनुपात जो है वो सीटों की संख्या का, उसको नहीं बिगड़ने देंगे, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या उनके सामने थी कि परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनको लेकर आशंकाएं थी उनके मन में, तो अब परिसीमन होने नहीं जा रहा है। परिसीमन की प्रक्रिया जो है 2029 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हो नहीं सकती, इसलिए 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े के आधार पर इन सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेपन ऑफ मास डाइवर्जन है। वो कह रहे हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई, आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, गैस तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि कहाँ बढ़ रहे हैं ये कांग्रेस बता नहीं पा रही है। कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, एयर टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़े हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक गैस के दाम नहीं बढ़े हैं। और पेट्रोल और डीजल के न तो दाम बढ़े हैं, न सप्लाई का कोई संकट है। एलपीजी का जरूर है, जिसको सरकार लगातार दूर करने की कोशिश कर रही है दो तरीक़ों से। एक, एलपीजी प्रोडक्शन जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का, वो 50% से ऊपर हो गया है। दूसरा, पीएनजी कनेक्शन बड़े पैमाने पर देने का। सिर्फ मार्च में तेल कंपनियों ने 60 लाख पीएनजी कनेक्शन नए दिए हैं। इसलिए एलपीजी का जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उस पर निर्भरता लगातार सरकार घटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो इकॉनमी का पक्ष है। कांग्रेस को विरोध करना है। जब सरकार कह रही थी कि 2029 में परिसीमन के बाद लागू करेंगे, तो कह रहे थे कि आपका इरादा ही नहीं है लागू करने का। अब सरकार कह रही है कि बिना परिसीमन के 29 में लागू कर देंगे, क्योंकि 2029 तक परिसीमन पूरा करा पाना संभव नहीं है। अभी 1 अप्रैल से जनगणना शुरू हुई है। जनगणना पूरी होगी, उसके आंकड़े आएंगे, उसके बाद ही परिसीमन हो सकता है, और वो 2029 के चुनाव से पहले पूरा नहीं हो सकता। अब केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है 16 से 18 अप्रैल। इसके लिए भी कांग्रेस कह रही है कि ये विधानसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए है। हालांकि तब तक जो है असम में चुनाव हो चुके होंगे, असम में जो है 9 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। लेकिन इस विधेयक के पास होने, जब ये कानून बना, तब अगर उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला, याद रखिए ये कानून बना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी विपक्ष का आरोप था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कानून बनाया। उनका लागू करने का कोई इरादा नहीं है, केवल चुनावी लाभ के लिए इस कानून को पास कराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस कानून के कारण भारतीय जनता पार्टी को तो कोई लाभ मिला नहीं, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि नुकसान हुआ, क्योंकि सीटों की संख्या घट गई। हालांकि उसके कारण बहुत सारे थे, अलग कारण थे, इसकी वजह से सीटों की संख्या नहीं घटी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ हो, राजनीतिक फ़ायदा हुआ हो, ये भी दिखाई नहीं दिया। अब सरकार कह रही है कि 2029 से लागू कर देते हैं, तो भी विरोध हो रहा है। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम 80% दलों से बात कर चुके हैं, सहमति बन चुकी है। मुश्किल कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए कि विरोध करें तो किस नाम पर करें, कैसे विरोध करें। अगर विरोध करते हैं तो मुश्किल में फंसते हैं और समर्थन करना नहीं चाहते। मोदी सरकार का 2014 से जब से आई है, किसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी समर्थन करना नहीं चाहती। हालांकि मजबूरी में कई मुद्दों पर समर्थन करना पड़ा है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी का, जो लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की संख्या राज्यसभा में बहुत कम थी। वो संविधान संशोधन था, 2/3 बहुमत चाहिए था, तब भी लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ। तो कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि किस नाम पर विरोध करें। एक तरफ वो ये दावा कर रही है कि ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। आपको याद होगा कि मनमोहन सोनिया सरकार के समय में ये विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ, पहले लोकसभा में नहीं पेश किया गया, राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों ने समर्थन किया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को लोकसभा में लेकर नहीं आई। वहां भी कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर 2/3 बहुमत बनता था, बीजेपी समर्थन के लिए तैयार थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ये विधेयक संसद में यानी लोकसभा में नहीं लाई,
क्योंकि उसका पास करने का इरादा नहीं था। क्यों नहीं था? ऐसा नहीं है कि वो लागू नहीं करना चाहते थे। उनके जो सहयोगी दल थे, जिनके समर्थन पर सरकार टिकी हुई थी, वो सब विरोध में थे। आपको याद होगा शरद यादव ने किस तरह से बिल की प्रति फाड़ी थी, और कई सदस्यों ने यही काम किया था, किस तरह से इसका खुलकर विरोध किया था। तो कांग्रेस को डर था कि अगर इस विधेयक को लोकसभा में भी पास करा दिया और कानून बन गया तो संभव है कि हमारे सहयोगी दल समर्थन विड्रॉ कर लें, या हो सकता है कि हमारे सहयोगी दल समर्थन विड्रॉ कर लें और हमको इस बिल को पास कराने के लिए भाजपा का समर्थन लेना पड़ेगा। ये दोनों बातें उसको पॉलिटिकली सूट नहीं करती थी, तो उसने महिला आरक्षण विधेयक की बलि चढ़ा दी। और फिर अब जब सरकार 2023 में ये विधेयक लेकर आई, तब भी कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया कि ये तो ओरिजिनली हमारा विधेयक है, हमारा विचार है। तो उस समय समर्थन करना पड़ा, कोई विरोध का कारण नहीं था। लेकिन फिर उस समय सरकार की नीयत पर जो है शक किया। ये लागू नहीं करना चाहते, बना तो रहे हैं कानून लेकिन लागू नहीं करेंगे। अगर इनकी नीयत होती लागू करने की तो 2024 लोकसभा चुनाव से लागू करते, उसके लिए दबाव डाल रहे थे। अब सरकार कह रही है कि 2029 से लागू कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि 2029 से क्यों लागू कर रहे हैं, पहले परिसीमन कराइए, जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, उसके बाद यानी 2029 में भी लागू मत कीजिए। फिर उनको डर लग रहा है कि इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि आप मुद्दे के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, ये फैसला करना पड़ेगा आपको। और कांग्रेस पार्टी जानती है कि संसद में वो महिला आरक्षण का विरोध करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती, लेकिन उससे पहले सरकार के विरोध में खड़ी है। और सरकार के विरोध में इस आधार पर खड़ी है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक नहीं है, सरकार लागू क्यों कराएगी? तो सरकार इसको लागू करने जा रही है 2029 के लोकसभा चुनाव से, या उस समय जो विधानसभा चुनाव होंगे या उसके बाद जो होंगे उनसे लागू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए जो न निगलते बन रहा है, उससे न उगलते बन रहा है। वो इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और समर्थन करने का मन नहीं है। तो सरकार के खिलाफ जो कह रही कि सरकार जो है दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है, दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लोगों का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित कर पा रही है, लोगों के बीच क्यों नहीं जा रही है कि ये सरकार इस मुद्दे पर फेल हो गई है। तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही तो विपक्ष का काम है, संसदीय जनतंत्र का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस अपने संवैधानिक दायित्व को भी निभाने में असफल है और संविधान में संशोधन के जरिए महिलाओं को जो अधिकार दिया जा रहा है उसका भी समर्थन नहीं करना चाहती। लेकिन मुश्किल यहाँ यही है कि खुलकर विरोध नहीं कर सकती। तब आप देखिए 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद का विशेष सत्र हो रहा है, उसमें सरकार संशोधन विधेयक ले आएगी। ये व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से नए परिसीमन से पहले लागू हो जाएगी, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। तो देखना होगा कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है और किस आधार पर करता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।